नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। ऐसा क्या किया है मोदी ने कि विपक्ष जो नैरेटिव सेट करता है उसमें इस देश का मुसलमान फंस जाता है। मुसलमान सियासी गुलाम नहीं है, मुसलमान बंधुआ मजदूर नहीं है। हमारी वक्फ की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला करेंगे ना। मुसलमानों को कोई गुलाम ना समझे, ना डराए कि उसे कोई इज्जत नहीं देता। एहसान फरामोशी चल रही है, एहसान फरामोशी चल रही है। एक टेररिस्ट को लगभग धमकाया जा रहा है और कहे तुम कैसे बोल सकते हो हमारे खिलाफ? आपके सामने हुआ है, मंच में हुआ है, और कोई सेकुलर सुरमा नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। राजनीति में आपने मुस्लिम प्लस यादव समीकरण, मुस्लिम प्लस दलित समीकरण, मुस्लिम प्लस ओबीसी समीकरण सुना होगा, मुस्लिम प्लस दलित समीकरण सुना होगा। सवाल है कि क्या समीकरण वाली इस सियासत में दशकों तक एक समाज की गिनती सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर हुई है और उसे सिर्फ डराने की दुहाई दी गई है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है वो कि पिछले 3 दिन में 2 बड़े बयान सामने आए हैं। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अलग देश का विचार सामान्य मुसलमान परिवारों का नहीं था बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था। लेकिन इस देश के आम मुसलमान को क्या मिला, गरीब पसमंदा मुसलमान को क्या मिला? और इसी बीच राहुल गांधी का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों की बात करते रहेंगे, इसलिए हमें कई बार मुस्लिम परस्त बोला जाता है लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। यानी राहुल गांधी ने तो दावा तो बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर मुस्लिम समाज का की रियल पिक्चर क्या है? क्या इस समाज के लिए वाकई सरकारों ने कुछ किया है या फिर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक सिमट के रह गया है? आज इस बेहद गंभीर सवाल पर, इस संवेदनशील विचार पर जनता जनार्दन के सामने इस देश की युवा शक्ति के साथ होगी सबसे बड़ी बहस। और आज का टॉपिक बहुत हिस्टोरिक है। मुसलमानों का कौन सगा है और देश के मुसलमानों को किसने ठगा है? स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास एडिशन में। तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? तुष्टीकरण यानी पॉलिटिक्स ऑफ एबिजमेंट। कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर पीएम मोदी का ये आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि हाल ही में गुजरात में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा, हम मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, इसीलिए कई बार हमें मुस्लिम परस्त बोला जाता है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस को इस समाज की इतनी फिक्र है तो फिर दशकों तक केंद्र और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद मुस्लिम समाज बार बार अपने पिछड़ने का मुद्दा क्यों उठाता है? अब जरा मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए ताकि पता चल सके कि किस योजना में कितने मुस्लिम लाभार्थी थे। जनधन योजना 42% मुस्लिम लाभार्थी, पीएम आवास योजना 31% मुस्लिम लाभार्थी, उज्ज्वला योजना 37% इसमें मुस्लिम लाभार्थी, मुद्रा योजना 36% मुस्लिम लाभार्थी और स्किल इंडिया 23% मुस्लिम लाभार्थी। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ
परिवार का विकास। लेकिन इस बीच कभी औरंगजेब का मुद्दा उठता है, कभी संभल और नागपुर की घटना होती है और फिर नैरेटिव बनाया जाता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई इस समाज को वोट बैंक मानकर सिर्फ और सिर्फ सियासत हुई? आज जनता के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जनता जनार्दन के बीच इसी बड़े सवाल पर सबसे बड़ी चर्चा, बहस का एजेंडा क्या है? दशकों तक कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को सिर्फ क्या वोट बैंक समझा है और अभी भी समझ रहा है, और इसमें कई विपक्षी पार्टियां भी हैं। सियासी साजिश के तहत बीजेपी की मुस्लिम विरोधी छवि बनाने की कोशिश हुई है। बीजेपी ने योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, फायदा देश के मुसलमानों को भी मिला है। अगर बीजेपी मुसलमानों की हिमायती तो फिर 80 और 20 वाली सियासत भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? यह बीजेपी से भी सवाल है। तो स्वागत है आपका आज की इस बड़ी चर्चा में। मेरे साथ कौन कौन है परिचय करा देता हूं। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, मौलाना अंसार रजा मेरे साथ है, गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रोफेसर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ अभिनंदन करिए। राजकुमार भाटी है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में फैज खान है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के और प्रवक्ता भी हैं। आप तमाम लोगों का भी अभिनंदन है। तो तालियों के साथ सबका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं शाजिया इल्मी आपसे, भारतीय जनता पार्टी की आप प्रवक्ता। शाजिया इल्मी, मेरे को यह बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी है और मुसलमान भी है। ऐसा क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा क्या किया है मोदी ने कि विपक्ष जो नैरेटिव सेट करता है उसमें इस देश का मुसलमान फंस जाता है? कुछ तो गलत किया होगा। अमीश जी, सबसे पहले जी मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं महिला हूं, मैं मुसलमान हूं और मैं सुन्नी परिवार से, मेरे पिता मौलाना इसाक इल्मी देवबंद से हैं और जिनको खिताब इल्मी देवबंद से मिला है। तो मैं सारा पूरी तरह से तफसील से अपना तारुफ कर दूं और बताऊं कि पहली बार अगर मुसलमानों के साथ इंसाफ हुआ है, किसी ने उनके घर के लिए सोचा है, पानी के लिए सोचा है, घर में गैस के लिए सोचा है, जनधन के तहत कुछ माइक्रो क्रेडिट के लिए सोचा है, तो पहली बार इस सरकार ने, मेरी सरकार ने सोचा है और इसका मुझे बहुत फक्र है। मुसलमान सियासी गुलाम नहीं है, मुसलमान बंधुआ मजदूर नहीं है, मुसलमान किसी एक पार्टी के लिए वोट जिहाद करने नहीं आया है। मुसलमान इस देश का बराबर का हकदार है, स्टेक होल्डर है और बराबर का निवासी है। तब तक उसे डरा धमकाकर उससे वोट छीने जाएंगे, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बराबर का हकदार है और वो रहेगा। और आपने बताई सारी स्कीमें, और आप देखिए कितनी क्या है आबादी, 14 से 15% पूरे देश की आबादी में, और आपने देखा कितने लाभार्थी हैं, 30%, 31%, 36%। तो आप देख सकते हैं कि एक भी मुसलमान ने आज तक नहीं कहा है कि मोदी सरकार में हमारे साथ कोई पक्षपात हुआ है। पीएम लेवल पर, सीएम लेवल पर, डीएम लेवल पर, तहसीलदार के लेवल पर, पटवारी के लेवल पर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लेवल पर। नहीं, मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा नाइंसाफी क्या क्या हुई है, नाइंसाफी के बात पे भी आऊंगा। अजय उपाध्याय प्रोफेसर साहब, एक सवाल बहुत साफ गोई से इसका जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी का ये जो बयान है, ये ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी का खेल है, क्योंकि मुस्लिम यादव का समीकरण बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में बनता है, मुस्लिम दलित का समीकरण बनता है, तो वो समीकरण साधने के लिए है। क्या इस देश के मुसलमानों को हर बार ये डराया जाएगा, गुजरात से लेकर देश तक, डर जाओ मोदी आ जाएगा? अब तो मोदी 25 साल से सक्रिय राजनीति में है, कभी सीएम तो कभी पीएम, कुछ नहीं हुआ इस देश के मुसलमान को। आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की है कि कोई नहीं सगा जिसे मोदी जी ने नहीं ठगा। शुरुआत यही है, मैं मानता हूं मोदी जी ने सिर्फ ठगने का काम किया। और कोई नहीं सगा में सिर्फ मुसलमान की बात मत कीजिए, किसान, युवा, नौजवान यहां बैठे हैं, रोजगार के नाम पे इनको ठगा, किसानों को 3 काले कानून देकर के ठगा, इसी तरह से देश के दलित, कमजोर, महिला, सबको ठगने का काम किया। अब बात आती है कि तुष्टीकरण की बात या संतुष्टीकरण की बात। मोदी जी जाते हैं, देखिए ना, बड़े लंबे लिस्ट हैं। शेख जायद मस्जिद में गए, कहाँ है ये है यूएई में। मुल्तान काबूस मस्जिद में गए, ये कहाँ है? ओमान में। चुलिया मस्जिद में गए, सिंगापुर में। इस्तिकाल मस्जिद गए, ये है इंडोनेशिया में। मुस्लिम देशों के लोगों का तुष्टीकरण करने का काम मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। पर इस देश के अंदर जब मुसलमानों की बात आएगी तो मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार होता है? अरे भाई ध्यान रखो, मंगलसूत्र तुम्हारे छीन लेंगे ये लोग। ये किसने कहा?
देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े चुनावी सभा में कहा। 20-80 की बात कौन करता है? गर्मी चर्मी निकालने की बात कौन करता है? कब्रिस्तान और शमशान की बात कौन करता है? हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारे की राजनीति तो गुंडों की निकालने की बात करी थी, बदमाशों की निकालने की बात करी थी। कब्रिस्तान, मस्जिदात, रामजादे, हरमजादे जैसे शब्द एक सूबे का मुख्यमंत्री बोलता है। इसके अलावा 10 सेकंड, इसके अलावा 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड के बाद में ओवरलैपिंग नहीं। ओके, 10 सेकंड। इसके बाद ओ कटवे, ओ मुल्ले, उसको प्रताड़ना योजना जो करता है उसको प्रमोशन दिया जाता है। एक प्रमोशन प्रोत्साहन योजना भी मोदी चला रहे हैं। उसको तो बाहर कर दिया गया। कहां बाहर कर दिया भाई साहब? अभी तो चुनाव में चुनाव लड़ के जीत के आया आदमी। बाहर किया क्या इन्होंने? ये कौन करता है? आपके खाने के दांत और है। सवाल सुनिए ना शाजी जी, सवाल सुनिए। आपके खाने के दांत और है, दिखाने के कुछ और। अमीश जी, आपने सवाल क्या पूछा था, जवाब क्या दिया? खैर, इन्होंने आपके सवाल पर जवाब नहीं दिया। सवाल पूछा, मैं उस सवाल का जवाब देती हूँ और आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। इन्होंने सवाल किया, ये सब बातें क्यों कही गई? अगर मैं सुनाना शुरू कर दूं कि क्या क्या बातें हुई हैं तो बहुत लंबी बात निकलेगी। जिस शख्स ने कहा, जो उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक शब्द कहा है, उसके लिए बाकायदा रक्षा मंत्री ने माफी मांगी और कहा यह बिल नाकाबिले मंजूर है। जो पहली बात उन्होंने कही थी वो दरअसल किसी सीएम ने नहीं कही थी, एक सांसद ने कही थी। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद संसद में माफी मांगी है और हम सब ने सुनी है। तो झूठ ना बोला जाए। अब मेरा सवाल यह है कि भाई कितना बेवकूफ बनाओगे? राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो आई थी कांग्रेस के टाइम पर, कांग्रेस ने बाकायदा कमीशन किया था, उसका पढ़ेंगे और आप देखेंगे जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें मुसलमानों की हालत शैक्षिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इतनी गिरी हुई थी। जी जी शाजी जी, उसका जवाब नहीं होगा। प्रोफेसर उपाध्याय, ओके शाजी जी, देखिए अभी आप ही दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। मेरा पहले भी मेरा प्रश्न था, अब मोदी से मुसलमानों को, बीजेपी से मुसलमानों को कब तक डराइएगा? कोई एक्सपायरी डेट तो इसकी रखी होगी। अरे तो उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है ना आपको। प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ। अमीश भाई, ये डराता कौन है? डराने का काम तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री तक कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, पूरा गुजरात देख रहा है। गुजरात में डराया कि नहीं डराया? नहीं, देश में डराया, देश में डराया, लोगों ने कराया। पहली बात, नरसंहार कौन कराया? नरसंहार हुआ। इसके अलावा वही नहीं, संबल में कौन डराता है? सुनिए ना, संबल में कौन डराता है? नागपुर में कौन डराता है? करावल नगर और सुल्तानपुरी जो इस देश के राजधानी है, वहां पे कौन डराने का काम किया, ये पूरा देश जानता है। विवेक जी, अभी जैसे ही उन्होंने बोला हाँ नरसंहार किया गुजरात के अंदर, देखिए गुजरात की कहानी 2002 की है जी, और उस कहानी में बहुत सारी कहानियां हैं जी। तो उसको सिर्फ एक नरसंहार से जोड़ना, उससे पहले गोधरा की ट्रेन में आग लगी थी, उसको छुपाना, वो छुपाने का काम अब पूरा हो चुका है। अब उस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट सुना दिया है। अब भी आप उसी के नाम पर डराते हैं। देखिए, दुकान आपकी चलती नहीं है फिर भी। नहीं, देखिए बंगाल में सिमट गए, अब केरल तक बचे हैं। देखिए, देश को और जेएनयू की कैंटीन तक। नहीं, कुछ नहीं। देश को अगर बचाना है तो आपको इस पार्टी को उखाड़ करके देश से बाहर फेंकना पड़ेगा। किस पार्टी को? संघ की सोच को रोकना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी अरे आप सब बच्चे पढ़े लिखे बैठे हो, ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या वेलफेयर स्कीम सेलेक्टिवली धर्म या जाति के हिसाब से तो नहीं है ना? रिजर्वेशन जरूर है। तो आप जो वेलफेयर स्कीम दोगे उसमें हिंदू मुसलमान दोनों के लिए होगा। आपने क्या खास किया? और 70 साल तक, सुन लीजिए, 70 साल तक सबसे बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की भी, कम्युनिस्टों की और सेकुलर पार्टियों की, कि एक मुसलमान एक हिंदू के बराबर था, एक वोट था, आंख में आंख डाल के देख सकता था, भाई की तरह गले में बाहें डाल सकता था और साथ चल के भारत का निर्माण कर सकता था। मुख्यमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना, रेल मंत्री बना, सब पोजीशन पे आया। और आज विवेक जी आप बहुत इंटेलिजेंट है और आपकी इंटेलिजेंस पे किसी को कोई शक नहीं है जी। आपके विवेक पे कोई शक नहीं है विवेक जी। एक सवाल का जवाब दीजिए, 2014 से पहले इस देश में कोई दंगे नहीं हुए थे? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए एक सेकंड। अच्छा, 1947 का बंटवारा किसके नाम पे हुआ था? जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अब होना शुरू हुआ है जब से मोदी आया है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बैठ के और वाइन के ग्लास को पकड़ के, कि तब से बंटवारा शुरू हुआ है। तो 1947 में धर्म के नाम पे यह देश बंटा था। किसके नाम पे बंटा था ये देश? धर्म के देश पे, धर्म के नाम पे बांटा गया था। कौन था? अगर कौन प्रधानमंत्री बना था? अगर आप जिन्ना के ऊपर उंगली उठाएंगे
तो हिंदू महासभा पे भी उंगली उठाई। बहुत बढ़िया। और प्रधानमंत्री कौन बना था? लीजिए, उसी हिंदू महासभा के पार्टीशन एक्सेप्ट किसने किया था? गोडसे ने उतर करके गांधी को गोली मारी थी। नहीं, मत देखिए, कहिए आप गोडसे पे आ एक गए। तरफा मैं पार्टीशन पे था। कहना कि पार्टीशन मुसलमानों की वजह से पार्टीशन पे था मैं। गलत है। ओके गलत है। देखिए फैज खान नई बात इस पता देश चली में आज। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 के एक समिट पे बहुत महत्वपूर्ण बात बोली और देश के गृह मंत्री ने भी बोली कि पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन भी तुष्टीकरण की देन था इस देश को, और उस पार्टीशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहा है यह किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कैसे हुआ वो पार्टीशन? लेकिन फैज खान 47 से लेकर आज तक कभी पार्टीशन होता है और कभी वक्फ के नाम पर एक दीवार खड़ी करने का प्रयास होता है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो डोए सब साहुणम। हनुमान जयंती की और महावीर जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब 1947 से लेकर आज तक क्या हो रहा है अमीश भाई, आप सुन लीजिए। मुसलमानों का सगा कौन है और मुसलमानों को ठगा कौन है? जिसने इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन किया उसने मुसलमानों को सबसे पहले ठगा। और मुसलमानों का सगा कौन है ये आप सुन लीजिए। जिसने कि 1986 में एक गरीब मुस्लिम महिला को उसका हक दिलाने के लिए इस्तीफा दिया, वो आरिफ मोहम्मद खान मुसलमानों के सगे हैं। वो किरण रिजिजू जी मुसलमानों के सगे हैं जो संसद में ये कहते हैं कि आज बौद्ध होने के कारण मुझे रोका जा रहा है, लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों को उनका हक दिला कर रहूंगा। वो मोदी जी मुसलमानों के सगे हैं, सुन लीजिए, जो संस्कृत में भी समझाया और अरबी में भी समझाया, अल हिकमत व ज़ाल्लतुल मोमिन फहैसो वज़दहा अहक्को बिहा। दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे प्राप्त करना हर मुसलमान का हक है। वो मोदी जी जिन्होंने कहा तलवार छोड़ दो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लो, और यह बताया कि तलवार से इस्लाम को फैला दो जहां में कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। इस्लाम तो है अमन और इंसाफ का मजहब, जो तलवार से फैले वो इस्लाम नहीं है। उन्होंने यह बताया कि तुष्टीकरण वाली टोपी पहनने और पहनाने की राजनीति खत्म कर दो। सियासत के मंच पर उन्होंने इबादत की टोपी नहीं पहनी। वो मोदी जी हैं जिन्होंने ताहूर राणा और आमिर अजमल कसाब को तुष्टीकरण नहीं किया, मुसलमानों से नहीं जोड़ा। मोदी जी वो हैं जिन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का भारत पाठ किया। वो पार्टी है जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया और राष्ट्रपति बनाया। ये ड्रामा जो है ना, ये जो ड्रामा चल रहा है, उन्होंने राज्यपाल बनाया, जिन्होंने ऐनुल हुदा को, बेगम बतूल को पद्मश्री का पुरस्कार दिया, जिन्होंने ऐनुल हुदा को, बेगम बतूल को, अनवर जलालपुरी को पद्मश्री का पुरस्कार दिया, आरिफ मोहम्मद खान साहब को जिन्होंने राज्यपाल बनाया, जिस विचारधारा ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, भारत रत्न दिया, वो मुसलमानों के सगे हैं। ओके सही, एक सेकंड, क्या ड्रामा, क्या आपने बोला, क्या ड्रामा है ये? ड्रामेबाजी सुन लीजिए। अब आप ड्रामा क्या है? ड्रामा सुन लीजिए। ड्रामा बोलिए। प्रधानमंत्री कहते हैं जब उनके पास मुसलमान समाज के लोग गए गुजरात में और कहा साहब यह हमारी मुसलमानों की टोपी है, आप भी पहनिए, हमारी इज्जत अफजाई होगी, तो प्रधानमंत्री पीछे हट गए। लोगों ने अपमानित फील किया मुसलमानों ने, और ये आए हैं, देखिए साहब ये बैठे हैं, गलत बात। ये पीला पहनेंगे, ये भगवा पहनेंगे, ये हिंदू बुद्धिस्ट जैन शास्त्रों का उच्चारण करेंगे इंप्रेस करने के लिए। आप बोलिए हिंदू राष्ट्र की संघ की सोच गलत है। आप बोलिए हिंदू राष्ट्र की संघ की सोच गलत है। एक सेकंड, ये गलत है। इस पे आज चर्चा कर ही लेते हैं। अगर कोई टोपी पहन लेता है तो वो मुसलमानों का जिसे कहते हैं मुसलमानों की ज्यादा चिंता कर रहा है। अंसार रजा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और बिल्कुल साफ गोई से करिए, बहुत बड़ा विषय आज और इस देश सुन रहा है आज इस विषय को। अमित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि बहुत दिनों के बाद आपने ये टॉपिक छेड़ा, धन्यवाद। उसके लिए हम न्यूज़ 18 के शुक्रगुजार हैं। मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं। जी जी बिल्कुल। कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बहुत पुराना एक सेकंड, देखिए, लेट्स नॉट, देखिए वो झूठ बोल रहा था जी बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। यही कहावत है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए। जी बोलिए। मैं कभी किसी के बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते आप और भाटी जी नहीं बोल रहे। अभी आपने बात कही कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने ये कहा। मैं
मोदी जी का परसों का आपके प्रोग्राम वाला भाषण सुन रहा था, मैं पूरा भाषण सुना मैंने। मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि आप बहुत दानिश्वर हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं आप घूमने के लिए, जब आप कतर जाएं तो वही सिस्टम रखिए जो इंडिया में रखते हैं, तब तो अच्छा लगता है। जब आप दुबई जाएं तो वही सिस्टम रखिए जो इंडिया में रखते हैं। जी जी जी। जब आपको वहां के एतबार से दुनिया का सबसे देश है, कैसे सिस्टम एक हो सकता है? बिल्कुल। जहां टोपी नहीं पहनोगे, जहां टोपी नहीं पहनोगे, हिम्मत है तो वहां भी टोपी मत पहनो। एक सेकंड, मैं टोपी नहीं डाली, नहीं टोपी नहीं डाली, टोपी नहीं डाली। टोपी की बात ही नहीं की मैंने। ये एक सेकंड विवेक, आप इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड, एक विवेक जी, आप इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, इनका नुकसान कर रहे हैं। एक सेकंड, देखिए विवेक जी, अब आप उत्तेजित हो रहे हैं। बार बार टोपी की बात आ रही है। टोपी हमारा मजहबी शियार है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे इस्लाम के ताल्लुक से टोपी को लेकर के कोई राजनीति करे। ये हमारा धार्मिक शियार है। बिल्कुल सही बात है। जिसको तिलक लगाना है वो तिलक लगाए, जनेऊ पहनना है जनेऊ पहने। मैं किसी से नहीं कहता कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए तो आप टोपी पहनिए। ये जो लोग करते हैं, हमारे अफ्तार में आए तो हमारी टोपी पहन ली, जैनियों में गए तो जैनियों की, ये सब ड्रामाबाजी है। आप आइए, आप हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, हम इस्तकबाल करेंगे आपका। आप तिलक लगा के आएंगे तो स्वागत करेंगे, माला पहन के आएंगे तो इन्हें समझाइए, आपके बगल में खड़े हैं। सुनिए, वो अपमान सुन तो ले। आप सुनिए पहले, आप उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए। दूसरा, वो अपमान अंसार रजा जी, जो मोदी साहब ने उस वक्त मुसलमान समाज के लोग गए थे, निवेदन किया था हाथ जोड़ के और अपनी टोपी प्रस्तुत की थी और पीछे हट गए थे, क्या वो इंसल्ट नहीं थी? नहीं, जो जाहिल लोग मोदी साहब के सामने टोपी लेकर के गए थे, वो सबसे बड़े जाहिल हैं। और ये जाहिल नहीं है, क्यों गए? ये जाहिल नहीं है, क्यों अपना शहर पहनाने के लिए? और ये जो खड़े होकर के हिंदुओं के, बौद्ध के, जैन के मैं श्लोक सुना रहे हैं, देखिए, ये भी जाहिल है। मैं किसी के बारे में नहीं बात करता, मैं अपने बारे में बात बोल करता हूं। दीजिए, ये भी जाहिल है। देखिए, अब जहां तक सवाल मोदी जी का है, मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा, अगर वाकई आप मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो टोपी जो पहनिए। हिंदुस्तान में गंदी बयानबाजी हो रही है, जी जी, जो भाषाएं, गंदी भाषाएं मुसलमानों के लिए मस्जिदों के सामने, मज़ारों के सामने जो इस्तेमाल की जा रही है, अगर वाकई आप हमारे हमदर्द हैं तो एक स्टेटमेंट जारी कीजिए कि ये मुल्क हमारा है। ये सारी, एक मिनट, ये सारी चीजें नहीं होंगी। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही कि देश के लोगों को हिंदुओं से संस्कार सीखना चाहिए। हमने योगी जी का भाषण सुना, लेकिन योगी जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या मज़ार पे चढ़ करके भगवा झंडा लहराना ये हिंदुत्व है? क्या किसी मस्जिद के सामने बद्दी गालियां देना ये हिंदू संस्कार है? नहीं, ये हिंदू संस्कार नहीं है। हिंदू संस्कार वो है कि कोई मुसलमान अगर रास्ते में गिरा हुआ है उसको उठा करके सीने से लगा ले, ये हिंदू संस्कार है। राजकुमार भाटी, ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, अपनी सियासत को चमकाने के लिए बार बार क्या मुसलमानों को डराने का प्रयास होता है? अब वक्फ के नाम पर यह सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी लेने के लिए। आपकी डिबेट जब शुरू हुई तो ऐसे चली, डिबेट की ट्रेन, जो डिबेट की ट्रेन होती है ना, ऐसे चली और आधी मिनट बाद ऐसे हो गई। मैं इसे वापस पटरी पे लाता हूँ। ठीक है, आपका सवाल है कि मुसलमानों का कौन सगा और मुसलमानों को किसने ठगा, तो बिल्कुल साफ जवाब है, बीजेपी और मोदी जी मुसलमानों के सगे और कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्टों ने मुसलमान ठगे। क्यों? ये कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा मुसलमानों को लोकसभा के टिकट देती हैं, विधानसभा के टिकट देती हैं, उन्हें मंत्री बनाती हैं, उन्हें कहीं कहीं तो मुख्यमंत्री बना देती हैं, उनका काम बिगड़ता है, वो बेचारे उसमें समाज की सेवा में लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया था आपने? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया या उप मुख्यमंत्री बनाया? बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस ने बनाया? मैं आपकी बात, मैं कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस ने तो महाराष्ट्र में बनाया, अब्दुल्ला साहब को बनाया। मैं आपकी बात कर रहा हूं। अखिलेश उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं मेरे परिवार से किसी को टिकट नहीं दूंगा। विवेक जी शांत, शाजिद जी मेरे साथ ही टोका-टाकी क्यों? कोई टोका-टाकी नहीं, सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश में आपने किस, मैंने ये तो नहीं कहा कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाए। उत्तर प्रदेश, आप कहां पर है? नहीं, आपका सवाल ही गलत है। बिल्कुल सवाल सही है सर, मैंने आप तो उत्तर प्रदेश में ही है ना। सवाल गलत
बात है। उत्तर प्रदेश में ही आपकी सरकार आएगी ना, और कहाँ आएगी दूसरी जगह? सुनिए, मैंने मेरा और दूसरी जगह कहाँ आएगी बताइए? मेरे वाक्य को आपको ठीक से सुनना चाहिए था। हाँ चाहिए, ठीक से मैंने सुनाइए। कहा विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। कांग्रेस ने कई जगह मुख्यमंत्री बनाए मुसलमान, मैंने ये कहा था। मैंने कब कहा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बनाया? आप कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी। आप कौन सी पार्टी अब से? जवाब सुन लीजिए। कौन सी पार्टी से सर? सब जवाब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8 मंत्री बनाए मुसलमान, कैबिनेट मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे बनाए जो मुख्यमंत्री से सेकंड माने जाते थे, जिनका पूरा रौब चलता था। हो गया आपके सवाल का जवाब। आजम खान। अब आगे बढ़ता हूं। मुसलमान वह मस्जिद में नमाज पढ़ते थे अयोध्या में, बाबरी मस्जिद में। बीजेपी ने आरएसएस ने मिलकर गिरवा दी। अब मुसलमान अपना काम करेंगे तो कौन सगा? बीजेपी आरएसएस उनकी सगी। मुसलमान लड़कियों के साथ रेप करने वाले बिल्किस बानो के पूरे परिवार के साथ रेप और उसका मर्डर करने वाले लोगों को जब जेल से रिहा हुए जमानत पे, और नवाब तो यादव बीजेपी के लोगों ने माला पहनाई, उन्हें माला पहनाई, तिलक लगाए, उनकी पूजा करी। जब कठुआ में नाबालिग बेटी के साथ, बच्ची के साथ मंदिर में रेप किया गया, तो उस रेपिस्ट के समर्थन में बीजेपी के लोग झंडा लेके, जिनमें बीजेपी का मंत्री भी शामिल था, नारे लगा रहे थे, उसके समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुसलमानों को सम्मान देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दल बनाया गया, तो पीएसी में एक नियम बना दिया घोषित कि इसमें मुसलमान नहीं लिए जाएंगे। पहली बार मुलायम सिंह यादव जो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा नहीं, ये सरकारी फोर्स है, सरकारी फोर्स में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के लिए रास्ते खोले पीएसी में। तो मुसलमानों के विरोध। मेरा सवाल जो था, क्या वक्फ के नाम पर आप वक्फ के नाम पर डरा रहे हैं आप देश के मुसलमान को कि उनकी जमीन छिल जाएगी? नहीं, उनकी मस्जिद छिल जाएगी, मजार छिल जाएगी। नहीं हूं आपके सवाल पे। आप लोग क्यों ऐसा समझते हो कि जैसे देश का मुसलमान किसी से डरता है? डराया जा रहा है तब से। कौन डरा सकता है? आपने डरा मुसलमानों रही से है। पूछा कभी? आपने मुसलमानों से पूछा कि तुम डरे हुए हो? हमसे पूछा कभी आपने कि तुम डरे हुए हो? ये बार बार लेकर तुम मुसलमानों को डरा रहे हो, तुम मुसलमान। अरे ये कौम किसी से नहीं डरती भाई, ये नहीं डरती किसी से। आप मुसलमानों का चारा दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार करती है। बिल्कुल सही। और समाजवादी पार्टी खतरे में है भाई। हमने क्या कहा? बात चल रही ना यार देश की कि कौन डरा रहा है कौन। हम नहीं डरते किसी से भाई। और एक बात बता दूं आपसे, बीजेपी तो शिकार करती है हिंदुओं का, आपने बोला। बिल्कुल और सपा क्या करती है। करती है? सपा क्या करती है? सर एक बात बताइए, बीजेपी की शाजी आलमी साहब पढ़ी लिखी है, मैं इनसे एक सवाल कर लूं ना, नाराज मत होइएगा। चलिए मुसलमानों को तो छोड़िए, 5 काम गिना दे 11 साल में जो हिंदुओं के लिए किए हो बीजेपी ने। 5 काम गिना दे अभी मैं समझ गया। 5 काम मैं 1000 काम गिना दूं। आप 5 गिना दीजिए, 1000 मत गिनाइए। 5 गिना दीजिए। लेकिन आप बता दिए कि वक्फ बोर्ड ने हम बता देंगे, हम बता देंगे। आप 5 मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं गिना सकती, नहीं गिना सकती। नहीं, और मुसलमानों के लिए 3 तलाक, हलाला, बुर्का, सीएजी, फलाना टिका, ये मुसलमानों के वोट लिया हिंदुओं से अभी और बैठे मुसलमानों के दरवाजे पे। देखिए इनके पास जवाब नहीं है। 5 मैं बोलूंगी कि आपने सबसे पूछा। मैं बोलूंगी आपने सबसे पूछा यहाँ पे कि वक्फ बोर्ड में ऐसी क्या किससे पूछा? अभी तो वक्त का नाम ही नहीं आया। देखिए अगर इनसे पूछा जाए कि 9.5 लाख प्रॉपर्टीज पर आपने कितने मदरसे, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल खोल लिए हैं, जवाब नहीं निकलेगा। जवाब नहीं निकलेगा। सोचिए सबसे अमीर कम्युनिटी है मुसलमानों की, आप कहेंगे क्यों? पूछोगे ना बच्चों। एक लाइन का मुसलमान तो है नहीं, मुसलमान तो गरीब है। तो सोचिए लैंड होल्डिंग के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब पर सबसे अमीर कम्युनिटी हो जाती है, लेकिन गरीबों के हिसाब से। चुप रहिए, नहीं देखिए, मैं बोलूंगी, चुप बोलिए नहीं बीच में, आप मुझे खत्म करने दीजिए। आप सोचिए जरा। नहीं बोल के रहूंगी, मैं बोल के रहूंगी, कोई चुप नहीं करेगा मुझे। सोचिए सबसे अमीर कम्युनिटी इस देश की लैंड के हिसाब से, संपत्ति और जमीन के हिसाब से, जायदाद के हिसाब से कौन है? मुस्लिम कम्युनिटी। 9.5 लाख एकड़ करोड़ की जमीन है। और सुनिए अब शमशान की बात आप बताइएगा, मैं आपको कब्रिस्तान के बारे में बाद में बताऊंगी। तो सबसे 9.5 लाख एकड़ की जमीनें हैं और सबसे गरीब कौन है? मुसलमान। क्यों?
सोचिए जरा, क्योंकि जो मुस्लिम सामंतवादी हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो ओवैसी जैसे लोग हैं, जो 100-100 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी में बैठे हैं, डब्बी अहमद जैसे लोग जो 200 बीघा जमीन पर रिजॉर्ट खोल रहे हैं, जहां पे मॉल्स बना रहे हैं, होटल्स खोल रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि गरीब मुसलमान बेवा के लिए, गरीब मुसलमान यतीम के लिए 10 सेकंड का इंटरवेंशन अंसार रजा को वो वेट कर रहे हैं। एक स्कूल बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके शाजिया जी, आपको मिला, आपको 1.5 मिनट मिला पूरा। विश्वविद्यालय एकता है, आपके है, एकल है, अरे भाई मुसलमानों के लिए क्या है बताइए। आपका पॉइंट वैलिड है। देखिए एक वैलिड पॉइंट बोला गया, एक वैलिड एकल विद्यालय देश में कितने सारे खोले जा चुके हैं। मुसलमानों के पास अगर वक्फ की कई जमीन इतनी सारी है तो इस देश के आम मुसलमान को उसका हक नहीं मिल रहा है। ये एक वाजिब सवाल है। वक्फ को, एक सेकेंड, वक्फ को हिंदू मुसलमान मतलब मुसलमान और हिंदू के बीच में बांटा जा रहा है। वक्फ तो मुसलमानों का ही है, सिर्फ गरीब और पिछड़े हुए मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। अमीर मुसलमानों का है। एक सेकेंड, इनका एक क्वेश्चन, आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया। अमीश जी, आपके घर में हम जाकर के अपने 3 कमरे बना लें, वो कह नहीं हम बनाएंगे, हटो तुम साइड से, आप कर सकते हैं, करने देंगे मुझे? बनाया किसने ऐसा? नहीं करने देंगे ना। तो ये जो कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि वक्त तुम्हारा फैसला मैं करूंगा क्या बनेगा। कौन कह रहा है? क्यों? कैसे क्यों तुम फैसला करोगी? बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हमारी वक्फ की जमीन, एक सेकेंड, हमारी वक्फ की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला करेंगे ना, हम फैसला करेंगे। शांत, अनफेयर हो रहा है। आप क्यों फैसला करेंगी? हमारी जमीन हम फैसला करेंगे ना। हाँ, काम होना चाहिए, जमीनें हैं, गरीबों की मदद होनी चाहिए। हिंदुस्तान में गुर्बत है, मुसलमान। आपको क्यों लग रहा है, एक सेकंड शाजिया प्लीज, शाजिया पूछे ना, लेकिन आपको क्यों लगता है कि इस देश के मुसलमान इस देश के मुसलमानों के लिए फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी और अपने 3 कमरे बना लेगी? क्यों लगा है आपको? मुझे एक लाइन में समझाइए। इसलिए लग रहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बगल में जो आर्मी की जमीन थी वो 3 लोगों को बांट दी गई। ये आप सरकारी थी, वो बांट दी गई। ये तो हमारी पर्सनल है। अंसार रजा की बात का जवाब दे रहा हूं। शांति। रेलवे की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, सेना की जमीन हो, जमीन का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, कोई तेरा या मेरा पर्सनल किसी का नहीं है। एक बात हिंदी में समझ लो। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है, किसी की पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, भाटी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, फिर से कहता हूं, लेकिन साहब मुझे एक शब्द से बड़ी आपत्ति हुई, मंदिर में बलात्कार शब्द से मुझे आपत्ति हुई। किसी स्त्री के साथ अनाचार हो सकता है और उसे सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मंदिर में बलात्कार शब्द का प्रयोग आपको यहां नहीं करना चाहिए। जो वही विचारधारा है, यह कहती है कि बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ। शांति, शांति, विवेक, इसको आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा मुसलमानों को टिकट देते हैं, मुसलमानों को राजनीति में आगे लाते हैं। साहब, आपने कैसे मुसलमानों को राजनीति में आगे लाया? सुनिए, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जो मुसलमानों के सगे हैं उन्होंने आगे लाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने आगे लाया, आरिफ मोहम्मद खान। तो अंतर विचारधारा का साफ नजर आता है। हम कसाब की विचारधारा नहीं, कलाम की विचारधारा वाले हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन 25 लोगों को टिकट दे दिया जाए और 25 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 25 करोड़ मुसलमानों के साथ न्याय हुआ, उज्ज्वला योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ, आयुष्मान कार्ड लेकर रहीम खान गया चाहे राम सिंह गया, उसे मिला बराबर से अधिकार। सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद हैं। कठुआ में गुजर लड़की थी, जो घुमंतु समाज है, जो पशु पालता है। बात सुन लीजिए, बस ये निवेदन। मंदिर नहीं, मैं मंदिर की जगह क्या शब्द बोलूं, मुझे बता दीजिए। पुलिस की FIR में तो मंदिर लिखा हुआ है। पुलिस की FIR में चार्जशीट में, ये विषय नहीं है, आगे आप पुलिस की FIR में चार्जशीट में मुकदमे के फैसले में मंदिर लिखा हुआ है, पुजारी लिखा हुआ है। तो मुझे शब्द बता दो, क्या बोलूं मैं? आपका मंदिर बोलता ही एकदम इतने हाथ हो गए आप।
जब पुजारी उस 12 साल की बेटी के साथ रेप कर रहा था तब आप आहत नहीं हुए? अरे तब दरगाह तब आपकी पार्टी को शर्म नहीं आई क्योंकि भड़काऊ जो उसके पक्ष में रेपिस्ट के समर्थन में नारे लगा रही थी? अरे दरगाह में रेप हुआ नहीं, मंदिर में हुआ, तो दरगाह कैसे बोल रहे? हुआ है ना कुछ दरगाह में, अजमेर दरगाह के नाम जहां हुए उन मुल्लाओं को फांसी पे चढ़ाइए। एक इन्होंने आजम खान साहब का नाम लिया। आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे और पढ़े लिखे भी लगते हैं। मैं आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूं, आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो आप, जितना शानदार वो आदमी है। उस आदमी की आलोचना करने का आपको हक नहीं है। ये आजम खान को अतीक अहमद से जोड़ रहे हैं। आजम खान ने क्या आजम खान नेता है, शानदार नेता है। आजम खान एक देशभक्त और भाईचारे में विश्वास करने वाला, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक नेता है। आजम खान के ऊपर कोई ये फर्जी मुकदमा दायर करे बीजेपी की सरकार ने, हमारे नेता को बदनाम करोगे आप। आजम खान वो नेता है जिसने मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीन ली है। कौन सी जमीन ली है? कौन सी जमीन ली है? मुझे बोलने दीजिए। मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है आजम खान ने। उसमें पैसे खाए हैं। हाँ, वो यूनिवर्सिटी बनाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में शिक्षा देते हैं बच्चों को। बोलने दीजिए, क्या बात कर रही हो? आजम खान वो शख्स है जिसने इतनी जमीन ली है कि शिया वक्फ बोर्ड ने बाकायदा वो जमीन वापस लेकर बाकी मुसलमानों को, जो मजलूम मुसलमान थे, वापस दी है। फैज खान को कहा गया कि आप पैरों की धूल के बराबर नहीं है आजम खान की। आजम खान के बारे में कुछ फैक्ट सामने रखने जरूरी है। जयप्रदा के अंग वस्त्र की पर टिप्पणी करी थी आजम खान ने। एक सेकेंड मैडम, अंग वस्त्र पर टिप्पणी करी थी, इनर वियर पर जयप्रदा की टिप्पणी करी थी। उसके बाद आजम खान ने बोला था ये जो अंबेडकर है ना, इसका जो निशाना जाता है, जहां इसका निशाना जाता है वहां तक इसी की जमीन हो जाती है, यह कहा था आजम खान ने। इसके अलावा आजम खान ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ कारनामे किए हैं, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आज के इंटरनेट के जमाने में जाके पढ़ सकता है आजम खान किस तरह का व्यक्ति था। उस आजम खान को बोल रहे पैर की धूल के बराबर नहीं है। आजम खान आपके लिए नेता होगा, आपके लिए अतीक अहमद भी नेता होगा भाई। उसके कुत्ते से मिलते थे आप लोग जाकर, ये सत्य है। बिल्कुल, आप बिल्कुल जवाब का मौका दे रहा हूं। उसके कुत्ते से मिलते थे जाकर। मुख्तार अंसारी आपके लिए नेता होगा, उसके भाई को तो अभी तक आपने सांसद बना रखा है। उसके बेटे ने क्या बोला था, हमारी सरकार आ जाने दो, एक भी पुलिस अफसर का तबादला नहीं होगा, पूरा हिसाब किताब होगा। क्या हिसाब किताब करता हो आकर? मतलब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा यह है कि इस देश के मुसलमान को कभी बाबर के साथ, कभी औरंगजेब के साथ, कभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अब आजम खान के साथ जोड़ते हैं आप लोग। और एक सामने सच्चा देशभक्त मुसलमान खड़ा हुआ है, उसे आप कहते हो पैरों की धूल के बराबर नहीं है। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। प्रोफेसर साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि जो पार्टीशन हुआ वो पार्टीशन भी तुष्टीकरण की देन था और उसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ, कांग्रेस पार्टी के परिवार को। देखिए, अमित शाह जी को सही में थोड़ा और पढ़ना लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। जो वक्फ करके पूरा वक्फ बोर्ड जो कानून आया था उस पर चर्चा कर रहे थे, तो उनसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको वाकई सद्बुद्धि दे कि तुष्टीकरण की राजनीति और देश में जो बंटवारा हुआ, ये सब जानते हैं देश में बंटवारे के लिए कौन जिम्मेवार था। अंग्रेज जिम्मेवार थे, हिंदू महासंघ जिम्मेवार थी और जिन्ना जिम्मेवार था। हिंदू मुस्लिम जो तुष्टीकरण की राजनीति मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अब बात आ रही थी कल जो आपने चर्चा की है, अरे भाई आप कहते हो कि सत्ता ले लिया, गांधी को आप कहते हो कि उन्होंने सत्ता ले लिया। गांधी ने इस देश में अपनी जान की लगाई और किसने उनकी जान ली सबको पता है। वो जान देकर के इस देश को आजादी दिलाई। नेहरू ने 11 साल जेल में रहकर के इस देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जान दिए और तब जेल में रह करके और तब ये देश को आजादी मिली। आज आप आजादी पर प्रश्न लगाते हो और तब आप क्या कर रहे थे? आपके लोग जो है उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करने में और उनके साथ रह करके आप भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। पहली बात, 2 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड लीजिए। मुझे यह पता रहता कि यहां आजम खान पर डिबेट है तो जरूर मैं उस पर कुछ पढ़ के आता, पर सच्चाई है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के भाई भाई हैं। इस देश के भाईचारे को जो चारा बनाने का काम कर रहा है ये सब देख रहे हैं। मुस्लिम प्रताड़ना योजना नहीं है, इस देश में हिंदुओं को डराने की योजना है ताकि आप वोट की राजनीति करें और वोट की राजनीति करके हिंदू नौजवानों को बेरोजगार करने की एक नई रणनीति पर चल रही है इस देश में। दूसरी बात, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं और भगवान के लिए इस देश के मीडिया हाउसेस से कम ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा छोड़ दीजिए। ये देश रहेगा
तब एक कांग्रेस पार्टी रहेगी, भाजपा रहेगी, आप रहेंगे, हम रहेंगे, देश का रहना जरूरी। नहीं नहीं, वक्त एक की बात नहीं होगी। चार आपने लोग बोला, यहाँ आप पे कि वक्त देश के 14 मीडिया के हाउसेस से मैं खिलाफ। निवेदन अमीश जी, करता हूं अमीश जी, दो लोग हैं। वो हिंदू मुसलमान का एजेंडा छोड़ दे। है। मैं तो हिंदू की बात ही नहीं लेके आया, मैं तो कह रहा हूं मुसलमानों मुसलमानों को किसने सगा और कौन सगा और किसने ठगा है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, औरंगजेब की तारीफ इस देश के मीडिया ने करी थी क्या? औरंगजेब की तारीफ करने वाला अबू आसिम आजमी था, किस पार्टी का था मुझे बताइए। राणा सांगा को गाली देने वाला किस पार्टी का आदमी था वो बताइए। अब मैं सीधी आप मैं पार्टीशन की बात करना चाहता हूं। आपको लग रहा है कि ये जब से मीडिया पैदा हुआ है, जब से मोदी जी आ गए हैं 2014 के बाद से ही सारा पूरा हिंदू मुसलमान नैरेटिव हो गया है? पार्टीशन के वक्त, एक सेकेंड, पार्टीशन के वक्त क्या धार्मिक बंटवारा नहीं हुआ था? ये लकीर कमरे में बैठकर इसने खींची थी, क्योंकि मेरा खुद का परिवार पाकिस्तान के सियालकोट से आया हुआ है। उस दर्द को, उस पीड़ा को मैं समझता हूं। कमरे में बैठ के लकीरें नहीं खींचती जनाब। उसके लिए कौन जिम्मेवार था? कौन जिम्मेवार था? हिंदू महासभा जिम्मेवार थी। किसने करी थी? जिम्मेवार था। हिंदू महासभा सरकार में आई थी। देश को बंटवारे के लिए अंग्रेजों की वो कुनीति जिम्मेवार थी, और देश के स्वतंत्रता में कांग्रेस के लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये आपको याद नहीं है? पार्टीशन से वक्त तक, यानी 47 से 2025 तक, पार्टीशन से वक्त तक, और क्या आपको लगता है वही एक ही है? तुष्टिकरण और तुष्टिकरण। जवाब आज भी वही कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और आज भी देखिए तुष्टिकरण की पराकाष्ठा ये है, मुझे चरणों की धूल भी कहा जा रहा है। मैं स्वीकार कर लेता, अगर मुझे रसखान और अशफाकुल्ला खान के चरणों की धूल कहा जाता तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। लेकिन तुष्टिकरण की पराकाष्ठा ये देखिए कि जब हम भारत माता के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहता है, गौ माता के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहता है, तो किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। आजम खान का केवल नाम ले दिया तो कितना इनको तकलीफ हो रही है आप देखिए। मैं निवेदन करता हूं, आदरणीय आजम खान जी, आदरणीय आजम खान जी, आदरणीय हाफिज सईद साहब, आदरणीय ओसामा जी, मैं मानता हूं ये सब आदरणीय हैं, ठीक है। और सुनिए, मैं भी पूरा देश पैदल चला हूं, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की बात नहीं है। और रामपुर भी पैदल गया हूं, और मैं सच्चाई जानता हूं कि वहां क्या हो रहा है। भारत माता डायन नहीं हो सकती, भारत माता की जय होगी, भारत माता जिंदाबाद होगा, भारत की पूजा नहीं होगी, नहीं चलेंगे। इनको बोलिए भारत के आजम खान क्योंकि मुसलमान है, इस देश का नेता। अरे मैं भी मुसलमान हूं, अशफाकुल्ला खान के चरणों की धूल हूं। भारत माता के चरणों की धूल हूं, मैं भारत माता के चरणों की धूल हूं, मैं आजम खान के चरणों की धूल नहीं हूं। ठीक है भैया, लेकिन आजम खान आपको एक जगह आपको आजम के बारे में कुछ बोलना बोलिए, लेकिन आप ओसामा बिन लादेन को साहब नहीं कह सकते, हाफिज सईद को साहब नहीं कह सकते। आई ऑब्जेक्ट। कुछ दिन पहले इनके नेता जो थे अखिलेश सर, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे कहा है कि आपको बदबू पसंद है इसलिए आप गौशाला बना रहे हैं, हमें खुशबू पसंद है तो हम इत्र बना रहे हैं। अगर आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप वोट बैंक की लालच में आके दूसरे धर्म से क्या वोट? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है। ओके ओके, और किसका सवाल है? बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा सवाल राजकुमार भाटी जी से है कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो अब उस समय आप अस्पताल और कॉलेजेस की मांग नहीं कर रहे थे, परंतु जब वक्फ बिल में लाखों एकड़ की ज़मीन है तो आप कॉलेज और अस्पताल की मतलब वहाँ पे बात कर रहे थे अयोध्या में राम मंदिर के वक्त में, और अभी आप कॉलेज और अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं। आखिर वक्फ बोर्ड से इतनी ममता क्यों है? वक्फ बिल संसद में पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें इसे चैलेंज किया गया है, फिर ये सड़कों पे ये हंगामा क्यों हो रहा है? सड़कों पे हंगामा क्यों हो रहा है? जब मतलब संविधान सम्मत एक काम हुआ है उपाध्याय साहब, एक सेकेंड, संविधान सम्मत काम हुआ है। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है अगर देश की संसद कोई कानून बना रही है, राष्ट्रपति इसको साइन कर रही है, और मतलब इस देश के कुछ नेता और कुछ धार्मिक नेता कहते हैं हम नहीं मानेंगे इस कानून को, कैसे नहीं मानेंगे इस कानून को? जब बना है, सुनिए, कोई भी कानून है यदि जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के बीच में, तो इसका मतलब उसके रिव्यू का एक रास्ता संविधान नहीं दिया है। कानून बना है, कानून पे चर्चा होगी,
यदि सुप्रीम कोर्ट उसको कह देगा कि नहीं सही है, बात खत्म हो जाएगी। अभी कह रहे हैं सड़कें क्यों जाम करी जा रही है, इसको होना लेकर चाहिए, धमकाया क्यों जा रहा है, शांतिपूर्ण धमकाया क्यों जा रहा है? नहीं, धमकाने का जो धमकाता है उसको सरकार धमकाएगी। ये भारत भूमि एक स्वतंत्र देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन फिर से यहां पर वक्फ बोर्ड के नाम पर एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी और रेलवे के बराबर भूमि लगभग कब्जा ली गई थी और रोलेक्ट एक्ट की तरह कानून बनाकर बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील 1919 में किसी भी भारतीय को उठा लिया जाएगा और यह कानून बनाया गया कि जिस पर वक्फ हाथ रख देगा वो वक्फ की हो जाएगी। फिर से इस बात का प्रयास किया गया था, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, किरण रिजिजू जी को और नीतीश कुमार जी आप साथ रहिए, चंद्रबाबू नायडू जी और चिराग पासवान जी, मुसलमान आपके साथ है, ये देश आपके साथ है। वाकई ये टोपी पहन के देश के मुसलमानों को टोपी पहना चाहिए था। क्या बोला आपने? ये टोपी पहन के देश के मुसलमानों को टोपी पहना था। और ये जो बातें कुछ कह रहे हैं, जो बातें कुछ कह रहे हैं, भावना भड़काओ पार्टी के सदस्य हैं, भावना भड़काओ पार्टी के अरे सदस्य, भावना क्यों नहीं भड़काएंगे? देश के खिलाफ आग नहीं भड़काएंगे, वतनपरस्ती की भावना भड़काएंगे, देशभक्ति की भावना भड़काएंगे, एकता की भावना भड़काएंगे। अरे राष्ट्र होता ही है भावनाओं को भड़काने के लिए। लोग हैं। मेरा सवाल यह है, इस देश की सेकुलर पार्टियों ने क्या आपके साथ इंसाफ किया है? सीधा सवाल है और सीधा जवाब चाहूंगा। बिरयानी खाई कभी आपने? नहीं खाई ना? हम बताते हैं, हम जी 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 बताइए। अभी आएगी मैम, हम कोई हम कपिल शर्मा नहीं है मैडम, इज्जत से इज्जत वाली बात कीजिए, ऐसे ऐसे ठीक नहीं है ना मैम। हम आपका आपका हम इज्जत अपनी बात कर रहे हैं ना, वो राइट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो भी मुंह में आए आप क्या बोलते हैं। He has his right to make his point. Okay, make your point. बिरयानी जो है ना वो 3-4 चीजों से बनती है, उसमें नमक डाला जाता है, मिर्च डाला जाता है, गोश्त डाला जाता है, इसमें एक खुशबू पैदा करने के लिए एक तेज पत्ता डाला जाता है। और जब बिरयानी बनके तैयार हो जाती है और खाने की नौबत आती है तो सबसे पहले उसी तेज पत्ते को निकाल के फेंका जाता है। भारत के मुसलमानों का 17 साल से उसी तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आता है सब हमें इस्तेमाल करते हैं और जब खाने की नौबत आती है हमें फेंक देते हो इस्तेमाल। बहुत बड़ी बात ये सेकुलर पार्टियों का हाल है देश में। अब आपको मजाक लग रहा है, आपको कॉमेडी लग रही है, आपकी मर्जी, मजाक लग रहा है आपकी मर्जी। आपने कहा था ना, आपने कहा था कि सेकुलर पार्टियों ने क्या दिया? सेकुलर पार्टियों ने आपको इज्जत दी, इस तरह के प्रश्न नहीं दिए। आप हाथ छोड़िए और ये तरीका आप पहले अपोलोजाइज करिए, अपनी जगह पे खड़े रहिए। मैं डिबेट को रोकूंगा अगर आप अपनी जगह से हिलेंगे। आप किसी पैनलिस्ट को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्दी करके इज्जत देना चाहते हैं। एक बात सुनिए अजय जी, एक बात सुनिए, सेकुलर पार्टियां गई तेल लेने, मुसलमानों को कोई गुलाम ना समझे, ना डराए। एहसान फरामोशी, इज्जत नहीं देता, एहसान फरामोशी, एहसान फरामोशी चल रही है, सच्चा एहसान फरामोशी चल रही है। ये इज्जत, वो इज्जत जो आपको दी गई ना, जो इज्जत आपको दी गई था, आपने कितनी बड़ी बात बोली थी, आपने कितनी बड़ी बात बोली। फरामोशी है, एहसान फरामोशी क्या है? बिल्कुल है, क्योंकि सेकुलर पार्टियों ने इस बात की कि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमान को इक्वल सिटीजनशिप दी, मुसलमान हमसे बराबर है, हमने दिया इसको। किसको? सेकुलर पार्टियों की वजह से बिल्कुल दिया है। तुम बन जाओ मोदी के एजेंट फिर, नहीं वोट मोदी के लिए फिर। एक सेकंड, मतलब विवेक श्रीवास्तव, आप इस देश में ये खुलेआम हुआ इस चर्चा के अंदर, ये खुलेआम हुआ इस चर्चा के अंदर एक पैनलिस्ट को लगभग धमकाया जा रहा है और कहा तुम कैसे बोल सकते हो हमारे खिलाफ। आपके सामने हुआ है, मंच पे हुआ है, कोई सेकुलर सुरमा 70 सालों में दिस इज अनफेयर, बिल्कुल गलत। अंसार रजा को बड़े मंच से कहा गया है कि आप एहसान फरामोश है। आपने कैसे बोल दिया कि इस देश, इस पर अमीश जी मैं एक्शन लूंगा। तो फिलहाल ये देश है हमारा के आज के एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको मेरा नमस्कार।